नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI इलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में बढ़ी टॉपिक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अर्थक्वेक यानी भूकंप किसे कहते हैं। हमें सबसे पहले समझ लेना होगा कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। हो सकता है कि भूकंप आने के कारण मैनमेड यानी कि मानव जनित भी हो सकते हैं, लेकिन इसको एक प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखते हैं। ये भूकंप का जो मेन मुख्य कारक है, भूमि के आंतरिक भाग में अगर कोई विघटन होता है या फिर कोई हलचल होती है, उसके वजह से जो कंपन पृथ्वी की सतह पे होता है उसे ही हम भूकंप कहते हैं। इसका जो प्रभाव है, भूकंप आने के बाद जो उसका प्रभाव है वो उसकी तीव्रता पे निर्भर करता है। अगर ज़्यादा तीव्रता का भूकंप रहा तो नुकसान ज़्यादा होगा, समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होंगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अधिक तीव्रता वाले जो भूकंप होते हैं वो अत्यधिक विनाशकारी होते हैं और ऐसी स्थिति में हमें ऐसी संरचनाओं का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ती है जो भूकंपरोधी हों। अगर हम इसको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करें तो जब भी कभी पृथ्वी की सतह के नीचे कोई हलचल होती है तो उसकी वजह से हमारी सतह पे, पृथ्वी की सतह यानी जिस पे हमारा घर, मकान, हमारे उद्योग धंधों के कल कारखाने हैं, उन सभी जहाँ पर स्थित है, जिस सतह पर स्थित है उसमें कंपन होती है और उस कंपन की वजह से जो हमारा निर्माण है, जो संरचना है पृथ्वी की सतह पे, उसमें कुछ डिस्टरबेंस आती है। कई बार उसमें क्रैक्स आते हैं, कई बार वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है यानी कि गिर जाती है। तो भूकंप की स्थिति में जान माल का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। यह सबसे ख़राब बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा भूकंप के बारे में वो इतना है कि ये कभी वार्निंग नहीं देता। मतलब हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, लेकिन वो इतना पर्याप्त समय हमें नहीं देते हैं कि जब भूकंप की स्थिति पैदा होने वाली किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो वहाँ से इवैक्यूएशन यानी कि वहाँ से लोगों को निकाला जाए या कुछ ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए जिससे कि जान माल का नुकसान कम से कम हो। ये व्यवस्था भूकंप के साथ नहीं बनाई जा सकी है। तो हम यह समझ सकते हैं कि भूकंप जब भी आता है तो वो बिना किसी वार्निंग के आता है। हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम भी थोड़े ही समय पहले हमें वार्न करते हैं, लेकिन उतने समय में हम कोई भी सूचना प्रसारित नहीं कर सकते, लोगों को आगाह नहीं कर सकते। जैसा आपने देखा होगा कई बारी जो तटवर्ती क्षेत्र में जो चक्रवाती तूफान आने वाले होते तो उसका वार्निंग हमें लगभग 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे पहले मिल जाता है। तो हमारी सरकारें, हमारी जो NDRF, SDRF की टीम है वो तैनात हो जाती हैं और वहाँ से इवैक्यूएशन, लोगों का राहत और बचाव कार्य पहले से सुनिश्चित कर लेती हैं, लोगों को वहाँ से निकाल लेती हैं। तो इस तरीके का एहतियात हम बरत पाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भूकंप के साथ हम कर पाने में सक्षम नहीं हैं। तो फिर हम क्या करेंगे भूकंप के लिए? तो भूकंप के लिए हम पहले से तैयारी करके रखेंगे कि भूकंप चाहे जब भी आए, हमारे घरों पर या हमारे जो निर्माण कार्यों में उसका कम से कम असर पड़े। हम इस तरीके से इस बात को ध्यान में रख करके अपने जो सिविल निर्माण कार्य है उसको करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भूकंप के आने की स्थिति में हमारे घरों पर या संरचनाओं पर कैसे प्रभाव पड़ता है। देखिए, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि यह एक हमारा भूकंप आने से पहले का घर है। एक प्रतीकात्मक चित्र मैंने लिया है। ये पृथ्वी की सतह है। मान लेते हैं कि यहाँ से भूकंप ऊपर की तरफ आया। यहाँ पे मान लीजिए फोकस है। हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि फोकस, एपिसेंटर, हाइपोसेंटर क्या क्या होते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ से भूकंप पैदा हुआ या यहाँ पे वो कारक है जिसकी वजह से भूकंप आया। ये सतह तक जा कर के जब टकराया तो यहाँ पे वाइब्रेशंस होगा। वाइब्रेशंस कुछ इस तरह से होगा। जब ये इस तरीके से वाइब्रेशन हमारे घर मकान में जाएगा तो देखिए जो हमारे घर मकान पे असर पड़ेगा वो किस तरह से पड़ेगा, आपको इस चित्र के माध्यम से दिख रहा है। ये दीवारें जब दाहिने और बाएं की तरफ इस तरीके से झुकेंगी तो स्वाभाविक है कि अगर हमने उसका ध्यान रख के संरचना का निर्माण नहीं किया होगा तो इसमें क्रैक्स निश्चित रूप से आ जाएंगे। इसमें एक दो चीज़ें हमें ध्यान में रखने वाली बात रखना होता है कि खिड़की और दरवाज़ों को इस तरीके से प्लेस किया होना चाहिए कि इसके ऊपर लिंटेल मजबूत हो,
दरवाजे खिड़कियों का साइज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होती है, वहाँ पे खिड़कियों की साइज़ को भी छोटा रखा जाता है। इसके बारे में हम आगे विचार करेंगे। ये तो वॉल बियरिंग स्ट्रक्चर था, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर थे जिस पे हमारे कह सकते हैं कि दीवार के ऊपर ही सारा का सारा भार होता है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेम स्ट्रक्चर की, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बीम और कॉलम का मेल होता है, तो देखिए ये कॉलम है हमारे पास इनिशियल रूप में जिस पे छत थी। जब भूकंप आएगा नीचे से और इसमें हमारे भवन में या संरचना में जब अपने वाइब्रेशन को इंड्यूस करेगा, यानी कि कंपन पैदा करेगा, तो देखिए यही कॉलम हमारा इस तरीके से मुड़ सकता है, इस तरीके से मुड़ जाएगा। तो होगा क्या कि इसके बीच में जो दीवारें हैं वो हमारे ऊपर गिर जाएंगी। अब मैं आपको एक सरल भाषा में बताऊं कि हम एहतियात के तौर पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं भूकंप रोधी मकानों में, लेकिन एक छोटा सा काम हम कर सकते हैं जिससे कि हमारे भवन पे कम से कम नुकसान पहुंचे। देखिए हम कोशिश करते हैं, आज के समय में जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में है वो हमारे पास फ्रेम स्ट्रक्चर है, यानी कॉलम बना लिया, उसके ऊपर स्लैब कास्ट कर दी और इसके बीच में हम क्या करते हैं, कर्टन वॉल या पार्टीशन वॉल भर देते हैं। मतलब कि 9 इंची या फिर 4.5 इंची की दीवार हम इसके बीच में खड़ी कर देते हैं, जो सिर्फ एक पर्दे की तरह काम करती है। देखिए जब भूकंप आएगा और हमारा कॉलम इस तरीके से टेढ़ा होगा, तो चूंकि यहाँ पर इस सेगमेंट में, इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो कॉलम और दीवार के बीच का कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है मजबूती से। तो होगा क्या कि यहाँ से क्रैक्स इस तरीके से जनरेट होंगे और नीचे की तरफ आएंगे, या हो सकता है नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, और यह दीवार अचानक से आपके ऊपर गिर जाएगी। जैसे ही फ्रेम टेढ़ा होगा, यह दीवार अचानक से आपके ऊपर गिरना स्वाभाविक है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि आपके दरवाजे खुलना बंद हो जाएंगे, आपकी खिड़कियां जैम हो जाएंगी और आप उस घर में फंस के रह जाएंगे। हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, एक बहुत ही सरल टेक्निक है जिसके माध्यम से हम ये कोशिश कर सकते हैं कि भूकंप रोधी मकान बनाए। देखिए हम भले ही फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हों, लेकिन सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ये हमारा इतनी लंबाई में हम, ये हमारे दीवार की चौड़ाई है, तो हम दीवार कास्ट करें, मेसनरी वॉल हम बनाएं, लेकिन आखिरी में जो ग्रूव्स होते हैं, यानी कि जो कह लीजिए कि इसमें जो आखिरी में जो हमारे ईंट को है उसको हम कॉलम के साथ कास्ट करें। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बताना चाहूँगा तो ये कंक्रीट है और फिर अगली दीवार यहाँ पे आ जाएगी। तो ये इस तरीके से अगर हम बनाना चाहें तो ये सेगमेंट देखिए, ये कंक्रीट और ये ईंट, तो अब ये बॉन्डिंग है, यहाँ पे ग्रूव्स आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से अगर ग्रूव्स को जोड़ करके हम बनाएंगे, इसको कन्फाइंड मेसनरी स्ट्रक्चर की भी कहा जाता है। तो इस तकनीक से अगर हम दीवार बनाएंगे तो भूकंप की स्थिति में ये दीवार अचानक से हमारे ऊपर नहीं गिरेगी और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं और भूकंप के प्रकार पे विचार करते हैं। कारकों के आधार पे हम इसे 2 भाग में बांट लेते हैं। एक तो नेचुरल अर्थक्वेक है, हालांकि सारे ही अर्थक्वेक जो होते हैं उनको प्राकृतिक माना जाता है, नेचुरल माना जाता है, लेकिन कई बार होता ये है कि इनके जो कारक हैं अगर वो पूरी तरीके से नेचुरल है, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट या फिर कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, यानी कोई ज्वालामुखी फटा धमाके से, तो ये तो पूरे तरीके से प्राकृतिक है और इसकी वजह से जो भूकंप पैदा हुआ उसको कम्प्लीटली नेचुरल अर्थक्वेक कहेंगे। और कई बार क्या होता है कि अर्थक्वेक जो हमारी एक्टिविटी से जनरेट होते हैं, जैसे हमने कोई एटॉमिक बम का एक्सप्लोजन किया, टेस्ट किया, या किसी कोई देश हमला करता है, बम फटता है, उसके वजह से जो वाइब्रेशंस होते हैं, या कोई ऐसी माइन है, खदान है जिसके अंदर से हमने मटेरियल या फिर जो भी कह लीजिए माइनिंग मिनरल्स था उसको बाहर निकाल लिया है, वो माइन अगर कोलैप्स करती वर्टिकल सेटलमेंट होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा वजन होता है और वर्टिकल जो हाइट है अगर वो ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी भूकंप पैदा होता है। अब भूकंप को मापते कैसे हैं, तो वो सिस्मोग्राफ होता है, कुछ इस तरीके से होता है। भूकंप आने की स्थिति में ये जो हमारा पेंडुलम है वो इधर इधर लेफ़्ट राइट मूव करता है, ये रोलर ऐसे टर्न करता रहता है, तो इस पे जो पेन लगी होती है वो मार्क करता है। अब देखिए इसका हम बहुत एक सरल आपको बता दें। अगर मान लीजिए सिस्मोग्राफ इस तरीके से कोई भी भूकंप की स्थिति में ग्राफ प्लॉट किया है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। तो जो इसकी हमारा जो भूकंप का मैग्नीट्यूड होता है वो लॉग इसी का लिया जाता है। लॉग हमारे
जो भी एम्पलीट्यूड आता है उसी का जो लॉगरिथमिक वैल्यू होती है वही भूकंप की तीव्रता यानी मैग्नीट्यूड, या कह लीजिए जो कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया जो हम मापते हैं रिक्टर स्केल में, वो इसके लॉगरिथमिक वैल्यू से ही आता है। और उसको उसी के आधार पे हम निर्धारित करते हैं कि भूकंप कितनी क्षमता का था या कितना विध्वंसक था। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वो जगह जहाँ से भूकंप की स्थिति पैदा हुई उसको हम फोकस बोलते हैं या बोलते हैं हाइपोसेंटर। वो पृथ्वी की सतह के नीचे अमूमन होता है। अब देखिए, ये हमारा पृथ्वी का सतह था, ये नीचे मान लीजिए ये 500 मीटर 800 मीटर या 1000 मीटर जितना गहराई पे ये कारक आया जिसकी वजह से भूकंप की स्थिति पैदा हुई, उस जगह को हम फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। जब ये वेव्स हमारी सतह पे टकराती हैं, जिस पर्टिकुलर जगह पर टकराती है सबसे पहले, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। सुना होगा आपने भूकंप की स्थिति में कि इसका एपिसेंटर फलाने जगह पे था, मान लीजिए मुंबई में था, भुज में गुजरात में था, या फिर गुवाहाटी में था, कहीं पे भी था। ये मैंने कुछ बस ऐसे नाम बताए। तो उसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर भूकंप के कारक थे उसके ठीक ऊपर जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सतह पे टकराने वाली जहाँ पे आभास होता है भूकंप का, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। अब किसी भी जगह पे जहाँ से आपने ऑब्जर्वेशन लिया है उससे सतह पे जो दूरी होती है उसको बोलते हैं एपिसेंट्रल डिस्टेंस। जैसे अगर मान लीजिए भुज में एपिसेंटर है और हम यहाँ लखनऊ में हैं, तो जो सतह पे दूरी आएगी भुज गुजरात और लखनऊ का, इसको ही हम बोलेंगे एपिसेंट्रल डिस्टेंस। और जो डेप्थ होती है एपिसेंटर और आपके फोकस के बीच में, वो उसको फोकल डेप्थ बोल लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो अमूमन आपको सुनने के लिए मिल जाता है। अब इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं? देखिए, एक तो ग्राउंड स्लाइडिंग होती है, मतलब सतह ही अगल बगल हो जाए। इस चित्र में मैंने दिखाने का कोशिश किया है कि ये रेलवे लाइन रही होगी तो अमूमन सीधे रही होगी, लेकिन हुआ क्या भूकंप की स्थिति में कि इधर का जो ज़मीन था वो मेरे लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पर राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, अगेन फिर लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसके वजह से आप ये देख पा रहे होंगे कि जो रेलवे ट्रैक है वो घूम गई, मुड़ गई। इस रेलवे ट्रैक में भी आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। तो जो भूकंप का प्रभाव है कि हमारी सतह ही खिसक जाती है, मूव कर जाती है लेफ़्ट या राइट की तरफ। एक तो प्रभाव ये है। दूसरा होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट। डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब ये है कि हमने घर तो बनाया था इस तरीके से समान फ्लैट सतह पे। अब क्या हो कि भूकंप की स्थिति आने पर, भूकंप आने पर ये इधर का जो हमारे लेफ़्ट की तरफ का जो सरफेस है वो तो ठीक रहा, लेकिन राइट वाला नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जिससे कि हमारे दीवार में क्रैक आएगा और पूरा जो भवन है या जो संरचना है वो कोलैप्स कर जाएगी, गिर जाएगी। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि इधर का जो सेक्शन है, सेगमेंट है, उधर डिफरेंशियल सेटलमेंट हुआ है, ये नीचे की तरफ बैठ गई है ज़मीन, और यहाँ पर आपको सतह ठीक नज़र आ रहा होगा। तो यह भी भूकंप का एक प्रभाव है। अब बात करते हैं कि भारत में जो जोन्स है, कह लीजिए भूकंप की तीव्रता के आधार पे, भूकंप आने की संभावना के आधार पे कितने जोन्स में हिंदुस्तान को बांटा गया है। पहले 5 जोन हुआ करते थे। जोन 1 ऐसे माने जाते थे जहाँ पर कभी भूकंप नहीं आएगा। तो अमूमन अब जो रिवाइज्ड डेटा है हमारे पास, तो जोन 1 कहीं हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, हर जगह भूकंप आने की संभावना है। जैसे हम जहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लखनऊ में हैं। लखनऊ में भी जब नेपाल में एपिसेंटर था, नेपाल में भूकंप आए थे, बहुत विध्वंसक भूकंप थे, तो उस दौरान लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली में भी अमूमन झटके महसूस किए जाते रहे हैं। तो इस तरीके से हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा बचा नहीं जो भूकंप से बिल्कुल भी भूकंप आने की जहाँ पे बिल्कुल भी संभावना न हो। तो अब इस तरीके से हमारे पास 4 जोन हैं, अलग अलग कलर कोड से इस चित्र पे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो जोन 1 है, जोन 1 को कहा गया है लो डैमेज रिस्क जोन। मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे भूकंप आएगा भी तो कोई भी डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है कांच के विंडोज़ डोर्स हैं उनमें क्रैक्स आ जाए, वो टूट जाएँ, ये संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए जो ठीक से बनाई गई है, मानक के अनुरूप बनाई गई है, तो ऐसी संभावना बिल्कुल कम है इन जोन में। वह जो जोन 1 है वो आपको ब्लू कलर से दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये अमूमन मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा राजस्थान का है,
फिर आप इधर देख पा रहे हैं कुछ हिस्सा उड़ीसा का है, और जब नीचे आएंगे तो आपको कर्नाटक तक दिखेगा, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का भी आपको दिख जाएगा, छत्तीसगढ़ का भी कुछ हिस्सा आपको नज़र आ जाएगा इसमें थोड़ा बहुत। और फिर ये सारे जो ब्लू जोन नीले रंग से जो दर्शाए गए हैं वो आपके जोन 1 में हैं, यानी कि लो डैमेज रिस्क जोन्स हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस ये है कि कुछ ऐसे निर्माण कार्यों पे कुछ ऐसे प्रक्रिया पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारा भवन इंटैक्ट रहे, बहुत ज़्यादा उसमें क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस न रहें। तो लो रिस्क जोन के बारे में हमने बात कर लिया। जोन 2 होता है मॉडरेट डैमेज जोन, ऐसे जगह पे जहाँ पे जो कमज़ोर भवन है उनके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको हमने दिखाया है येलो कलर से, देखिए पीले रंग से बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया गया है। आपका उत्तर प्रदेश, बिहार का काफ़ी सारा है, पश्चिम बंगाल में बहुत सारा एरिया है, इधर आप चले जाएंगे पंजाब की तरफ एरिया ज़्यादा है, राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात का बहुत ज़्यादा एरिया आपको, फिर महाराष्ट्र का एरिया मिल जाएगा, इधर पूरा केरल जो है जोन 2 में है। मतलब यहाँ पर इन सभी जोन्स में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भवन ऐसे बनाए जो कमज़ोर ना हो। वहीं जब हम जोन 3 की बात करेंगे तो हाई डैमेज रिस्क है, यहाँ पर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कमज़ोर घरों का गिरना तय है, बिल्कुल निश्चित है। आप उसमें देख पा रहे हैं कि पूरा JNK है, उसमें इसको हमने ऑरेंज कलर से दिखाने का प्रयास किया है। पूरा JNK आपको दिख जाएगा, फिर उधर हिमाचल दिख जाएगा, उत्तराखंड दिखेगा, और फिर यूपी का ऊपर वाला हिस्सा बिहार और पश्चिम बंगाल, यानी ये नॉर्थ बंगाल सिक्किम वगैरह पूरा नॉर्थ बंगाल आ जाएगा इसमें। कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का, कुछ हिस्सा गुजरात का भी इसमें आता है, और जो अब यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा है जो जोन 3 में आता है। यहाँ पर हमें कमज़ोर घर बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए, मानव के अनुरूप ही बनाए जाने चाहिए। वहीं जब हम जोन 4 की बात करते हैं, जो हाईएस्ट डैमेज जोन है, जहाँ पे भूकंप अक्सर आते हैं और वहाँ पे बहुत ही भूकंपरोधी भवन बनाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। आप देख पा रहे हैं पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, पूरा मतलब जो पश्चिम पूर्व का उत्तर पूर्व का जो राज्य हैं सभी उससे प्रभावित हैं। फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ JNK और पंजाब से सटा हुआ कुछ एरिया है। फिर आपको उत्तराखंड का, गुजरात का भुज बहुत ज़्यादा चर्चा में आता है। तो ये सारे एरिया हाई रिस्क जोन हैं। तो कुछ कुल मिलाकर के 4 जोन्स हैं हमारे पास। जोन 1 के बारे में हमने आपसे बता दिया कि वो अभी प्रैक्टिस में नहीं है। अब हम लोग कुछ हाईएस्ट कोड्स की बात कर लेते हैं जिनके आधार पे हमें भूकंप की स्थिति में या भूकंप को ध्यान में रखते हुए जो निर्माण कार्य करने पड़ते हैं, जो एहतियात बरतने पड़ते हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से इन कोड में लिखा गया है। IS 1893-2000 में वो सारे गाइडलाइन दिए गए हैं जिससे भूकंप रोधी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। मतलब इसमें सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि अगर आप भूकंप रोधी स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं तो किसके आधार पर बनाएंगे। 49-28 में भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। कोड ऑफ प्रैक्टिस है ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन का, भूकंप रोधी निर्माण करने के लिए इस कोड से रेफरेंस लेते हैं। 1382-7 जो IS कोड है 1992 का, उसमें लिखा हुआ है कि कैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट लो स्ट्रेंथ मेसनरी स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वहीं 13920 में लिखा हुआ है कि कोई भी डक्टाइल डिटेलिंग रीइंफोर्स्ड कंक्रीट अगर हम बना रहे हैं तो उसमें किन बातों का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है डक्टाइल, तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो मटेरियल हमारे पास होते हैं वो ब्रिटल हो सकते हैं, ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ब्रिटल हो सकते हैं या डक्टाइल हो सकते हैं। ब्रिटल को भंगुर बोलते हैं और डक्टिलिटी को तन्यता बोलते हैं। जैसे कोई स्टील है, यानी स्टील का अगर मैं बात करूंगा तो आयरन और कार्बन का कॉम्बिनेशन जो हम बार्स का इस्तेमाल करते हैं भवन निर्माण में, उसको हम स्टील से परिभाषित करते हैं, स्टील से उसको बोलते हैं। तो स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है जिस पे कुछ बल लगाने के बाद उसके लेंथ में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो उसके बारे में डिटेल जो है 13920 में दिया है जानकारी। IS 13935 में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि अगर कोई साइज्मिक एक्टिविटी यानी भूकंप की स्थिति में कोई भवन मकान में दरार आ गई है तो उसके कैसे रिपेयर्स वगैरह करने हैं, ये 13935 में दिया हुआ है। तो ये कोर्स की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ भूकंप रोधी भवनों की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं कि अगर हमें भूकंप रोधी निर्माण करने हैं तो किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो उसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब हमारे भवन का आकार ठीक होना चाहिए। आकार से मेरा कहना ये है कि वो सिमेट्रिकल आकार होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैंने ये भवन बनाया
मैं फ्रंट एलिवेशन दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर है, पहला मंजिल, और इस पे मान लीजिए कि हमने कोई एक टंकी रखी पानी की, तो यहाँ पर अगर हमने राइट की तरफ रख दिया तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं, भूकंप की स्थिति में ये ज़्यादा प्रभावित होगा, बजाय इसके कि टंकी को बीच में रखिए। तो इस तरीके के जो हम एहतियात बरतते हैं उनको हम कह लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, यानी संरचनात्मक जो दृष्टिकोण से हमारा जो डिज़ाइन होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए। लेटरल स्ट्रेंथ, पार्श्विक सामर्थ्य जो होता है उसका साइड की तरफ से रीइंफोर्स्ड होना चाहिए। ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे अगर हमने मान लीजिए कोई एक निर्माण किया यहाँ पर और यहाँ पे कोई मिट्टी कटान पर है, तो हमें ये ज़रूरी है हमारे लिए कि साइड से इसमें पार्श्विक सामर्थ्य इसका ठीक हो, वहाँ पे दबाव बना रहे, ताकि भूकंप की स्थिति में वो अपनी जगह पे टिका रहे, कुछ हद तक अवरोध पैदा करता रहे और कोई क्षति उस भवन को ना पहुँचे। अब स्टिफनेस की बात कर लेते हैं, कड़ापन। तो हमारा जो भवन होना चाहिए, जो भी हमारे पास संरचना होनी चाहिए, वो साधारण कंपन को विथस्टैंड कर सके, मतलब इतना स्टिफ हो कि अगर थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस भी होती है तो वो खुद ही उसको डैम्प कर दे, झेल जाए, उसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि हल्के वाइब्रेशन पे ही हमारे दीवारों में दरार आ जाए। और आखिरी है गुड डक्टिलिटी, तन्यता होनी चाहिए, जैसा अभी मैं बात कर रहा था। देखिए जिन भी मटेरियल्स में तन्यता होती है, अगर वाइब्रेशंस आएगा, मान लीजिए कि ये हमने एक कॉलम बनाया जिसमें स्टील डाल रखे हैं, तो जब भी वाइब्रेशंस आएगा तो ये क्या करेगा, स्टील चूँकि डक्टाइल मटेरियल है तो ये थोड़ा लेफ़्ट राइट होगा और फिर से अपनी स्थिति में आ जाएगा। अगर ये ब्रिटल हुआ, भंगुर हुआ, जैसे कांच एक भंगुर मटेरियल है, ऐसा कह लीजिए मटेरियल है जिस पे अगर थोड़ा सा भी वाइब्रेशंस अगर आपने डाला तो वो शटर कर जाएगा, मतलब टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन डक्टाइल मटेरियल के साथ ऐसा नहीं होता, तो हमें भवन में कोशिश करनी चाहिए कि डक्टाइल मटेरियल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एहतियात देख लेते हैं कि अगर हमारे पास फ्रेम स्ट्रक्चर है, फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब कि फ्रेम स्ट्रक्चर वो भी स्टील स्ट्रक्चर है, तो उसमें किन बातों का ध्यान रखते हैं। देखिए उसमें लेटरल ब्रेसिंग्स या क्रॉस ब्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये आप देख पा रहे हैं, जो ये क्रॉस ब्रेसिंग्स है, अगर ये वर्टिकल कॉलम है तो इन कॉलम को हर फ्लोर पे ब्रेस किया गया है। इससे क्या होगा कि जो इसका पूरा ये बॉक्स स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये काफ़ी हद तक हमारे भूकंप रोधी स्ट्रक्चर की तरह वर्क करेगा। एक शॉक एब्जॉर्बर है, आप यहाँ पे बेस पर देखिए कि ये शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है। इसका एक सरल चित्र से मैं बता देता हूँ। शॉक एब्जॉर्बर में कुछ ऐसे शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए जाते हैं जहाँ से फिर हमें जो ऊपर कॉलम होते हैं हमारे भवन के, वो निकलते हैं, और ये जो मटेरियल होता है यहाँ पर, ये जब नीचे से ये पृथ्वी का सरफेस है, जब यहाँ से कोई वाइब्रेशन आएगा तो ये जो शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, डैम्पर्स लगे होते हैं, ये सारे वाइब्रेशन को यहीं पे रेजिस्ट कर देंगे, यहीं तक रोक देंगे। ऊपर इसके कोई भी वाइब्रेशंस नहीं जाएगा, कोई भी कंपन ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। एक शब्द है यहाँ पे शीयर वॉल। शीयर वॉल का मतलब होता है कि एक ऐसी वॉल जो पूरे बॉक्स की तरह हो और कंक्रीट की हो। ये अमूमन जो एलिवेटर शाफ्ट होती है जिसमें लिफ्ट लगती है, उसको शीयर वॉल की तरह बनाते हैं। वो पूरा कंक्रीट की तरह शटरिंग लगा के कंक्रीट की तरह पूरा कंक्रीट से ही पूरा कास्ट की जाती है, ट्यूब की तरह होती है। आप देख पा रहे होंगे कि एलिवेटर जिसमें मूव करता है, लिफ्ट जिसको सरल भाषा में बोलते हैं, उसको हम शीयर वॉल बोलते हैं। ये बहुत अच्छा भूकंप रोधी, अगर हमने इसको बना लिया है, अपने भवन में डाल दिया, तो एक अच्छा भूकंप रोधी स्ट्रक्चर कहलाता है शीयर वॉल के साथ। अब कुछ लचीलेपन का महत्व है कि तरंगों के कारण जो कंपन उत्पन्न होता है उसको ये डैम्प कर देता है, भूकंप के समय हानि कम होती है इससे। इसके बारे में IS 1893 में डिटेल में दिया हुआ है, और 4376 में भी इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उससे क्या लाभ होता है। अब आइसोलेशन की बात करें तो अभी जो मैं डैम्पर्स की बात कर रहा था वो ठीक वही आइसोलेशन की तरफ इशारा करता है। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि जो सब स्ट्रक्चर है और सुपर स्ट्रक्चर है, दोनों को हम अलग कर दें। कैसे अलग कर दें? डैम्पर्स की मदद से। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये सतह है, तो यहाँ पर डैम्पर्स हमने लगा दिए हैं, और इसके ऊपर फिर जब हम कॉलम बनाएंगे तो वो जब नीचे से वाइब्रेशंस आएगा तो ये ऊपर की तरफ हमारे कॉलम में नहीं जाएगा। जब वाइब्रेशंस आएगा तो यहीं पे वो रुक जाएगा, रेजिस्ट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डैम्प हो जाएगा,
तो आइसोलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका इस्तेमाल आज के समय हो रहा है। अब भूकंप रोधी स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए 4326 कोड का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं कि लिंटल, छत और पे 36 पट्टी का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कह लीजिए बैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। जोड़ों और कोनों पर ऊर्ध्वाधर प्रबलन प्रयुक्त होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर प्रबलन का मतलब यह है वर्टिकल रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल होना चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो तीन कैटेगरी में इसको बांटा जाता है। पहले भूकंप के समय और भूकंप के बाद किन तरीकों का या किन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, इस पे मैं ज़्यादा समय लेना चाहूँगा कि पहले भूकंप आने से पहले क्या सुरक्षा करना चाहिए। भाई, जो कमज़ोर जगह है, जो दरार वाले स्थान है, उनकी मरम्मत की जानी चाहिए। अलमारी या भारी मेज, फर्नीचर सब दीवार के कोने पर लगा होना चाहिए। लटकती हुई वस्तुएं जितनी भी हैं, जैसे झूमर, छत के पंखे आदि, प्रॉपरली कसे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़े से कंपन से टूट जाए। टूटने वाली चीज़ें जैसे कांच आदि, ये सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कांच टूट के गिर पड़े। और परिवार के सभी सदस्यों के पास सहायता के लिए आवश्यक जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ होना चाहिए। तो ये पहले की सावधानी है। बिजली वगैरह सब बंद कर देना चाहिए, गैस रेगुलेटर सब ऑफ कर देना चाहिए। भूकंप के समय पर सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, पेड़ों, बिजली के तारों आदि से दूर चले जाना चाहिए। मजबूत फर्नीचर के नीचे छुपना एक बेहतर तरीका होता है, क्योंकि आप भाग नहीं पाते हैं, इतना समय आपके पास नहीं होता। स्ट्रीट लाइट वगैरह और हाई टेंशन वायर से दूर रहना चाहिए। जितना संभव हो खुले मैदान में चले जाना चाहिए। ऊंची इमारतों, संरचनाओं से दूर रहने की आवश्यकता पड़ती है। अब भूकंप जब चला जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद क्या है, प्रभावित लोगों की सहायता, क्षतिग्रस्त भवनों से दूर रहना, रेडियो या कोई भी ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड्स हैं, जो सरकार द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं, उससे संपर्क में रहना चाहिए। चोटिल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि भूकंप एक बार ही आया तो ऐसा नहीं दोबारा नहीं आएगा, उसके थोड़े समय बाद फिर आने की संभावना होती है। तो हमें कुछ समय तक दूर रहना चाहिए। इस पूरे पाठ में हमने जाना कि भूकंप क्या होता है और कुछ टाइप्स के बारे में चर्चा की। फिर हमने जोन्स के बारे में चर्चा की कि भारत के इतने जोन्स में बटा हुआ है। फिर उसके बाद हमने देखा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के बारे में। अगर मैं बात कर लूँ कि भारत में कितने जोन्स हैं भूकंप के, तो 4 जोन्स मैंने बता दिए थे आपको। जोन 1 सबसे लो रिस्क वाला होता है, जोन 4 सबसे हाई रिस्क में होता है। और हिंदुस्तान का बहुत ही कम सेगमेंट है, जैसे आप पूरा नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व के राज्य जितने हैं वो हाई रिस्क जोन में हैं। भुज या गुजरात का कुछ सेगमेंट है जो हाई रिस्क में है, महाराष्ट्र का भी कुछ सेगमेंट है जो हाई रिस्क जोन में है। तो इन सब जगहों पर बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। और बाकी कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में हमने बात किया कि भूकंप आने की स्थिति में, भूकंप के दौरान, भूकंप के बाद किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे पाठ को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने निमी द्वारा बनाई गई बुक का इस्तेमाल किया है, जो ड्राफ्टमैन सिविल के लिए बनाई गई है, और रेलेवेंट कोड्स यानी अर्थक्वेक के लिए जो कोड्स बनाए गए हैं उनसे कुछ रेफरेंसेस लिए हैं। मैं समझता हूँ कि यह पाठ आप सभी के लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।